नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज 13 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूँ जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सरोद से संबंधित है। सरोद से जो अन्य कैरेक्टर है मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी के सभी जो हैं आपका सरोद से संबंधित है। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, ये सभी के सभी जो है तबला से संबंधित है। इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, है ना। इसके अलावा के वैद्यनाथन, है ना। ये सभी के सभी जो है आपके वायलिन से संबंधित कैरेक्टरों में से हैं। इसके अलावा एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, ये बीना प्ले करते हैं, है ना। इनके अलावा पंडित राम नारायण, इंद्रलाल, सावरी खां, वजीर खां, सुकरू खां, इसके अलावा आसिफ अली खान, ये सभी के सभी जो है सारंगी से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है दोस्तों। सारंगी और बैलिन ज़्यादा पूछे जा रहे थे, लेकिन आज जो है आपको सरोद भी पूछा गया। मैंने आपको बता दिया बैलिन, सरोद, तबला और सारंगी। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कैरेक्टर हैं। ठीक है, और जो जानी पहचानी कैरेक्टर है वहाँ से वाद्य यंत्र से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, इन सब से जो है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है कि 1965 ईस्वी में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना करने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो भैया ये मृणालिनी साराभाई हैं। मृणालिनी साराभाई किसकी पत्नी थे? तो जो है आपका वैज्ञानिक जो है विक्रम साराभाई, इनकी पत्नी, और मृणालिनी साराभाई की एक पुत्री है जो भी नाट्य विद्या से ही जुड़ी हुई है, जिनका नाम है मल्लिका साराभाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मृणालिनी साराभाई को जो है इस शिफ्ट में पद्मश्री पूछा गया, तो हो सकता है कि अगले शिफ्ट में जो है इससे पद्म भूषण पूछा जाए। तो इसे पद्म भूषण जो है 1992 में दिया गया था। ठीक है, तो दोनों बात याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे आपने सुना होगा कि भाई फला खिलाड़ी जो है डोप टेस्ट में फेल हो गया, है ना। तो ये जो कंडक्ट करवाते हैं इंडिया के अंदर, ये विभिन्न खेल के जो लिए कंडक्ट करवाते हैं, तो ये कौन करवाते हैं? तो ये आपका नाडा करवाता है ना। तो ये देश में जो है ना, डोपिंग कंट्रोल का काम करने का काम जो है नाडा के द्वारा किया जाता है। एक पोस्को एक आपने सुना होगा, बच्चा वाला है ना। तो इसी प्रकार का है, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। इसके अलावा वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो भैया वोट देने का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। डिपेंड करता है कि आपसे आपके ऑप्शन में क्या था। इस अर्थात ये दोनों अधिकार है। अगर एक ऑप्शन ऐसा हो कि संवैधानिक और कानूनी अधिकार, तो यही ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। वोट देने का अधिकार आपका कैसा अधिकार है? प्रति साल जो है आपका इंडिया में 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वोट के ऊपर जो है आपका जो संशोधन किया गया था, एज में छूट कर मतलब कमी करी गई थी, ये आपका 61वां संविधान संशोधन किया गया था। और वोट की देने की जो उम्र सीमा है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। समानता का अधिकार जो आपके आर्टिकल 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका जो है 23 और 24 है। प्रेस की स्वतंत्रता ये 19 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। ये सभी के सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार जो है अब ये कानूनी अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करती थी। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। सीएचएसएल के एग्जाम में अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को वर्तमान समय में संविधान के कहाँ किस आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, कुमार गुप्त के पिता का नाम क्या था? देखिए कुमार गुप्त जो है ये सबसे पहले आप जानते हैं इन्हें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर है, इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम ने ही करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक यात्री जो चाइनीज थे, ये आपका इनका नाम है हेनसांग। हेनसांग जो है पढ़ने के लिए आया था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। और हेनसांग जो है
हर्षवर्धन के काल में आए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए थे कुमार गुप्त प्रथम, लेकिन इसे जो है ध्वस्त कौन करवाए थे, तो बख्तियार खिलजी, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। तो ये तो था नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, यानी जो कुमार गुप्त के जो पिता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था, तो इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे विक्रमादित्य, और यही विक्रमादित्य के काल में फहियान नामक यात्री जो है, फहियान नामक यात्री जो है भ्रमण के लिए भारत आए थे। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट नहीं है और ये सेल जो है बंद होने वाली है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, मैंने बता दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम जो है रानी ध्रुव देवी थी, तो ये बात भी ध्यान रखिए, यानी कुमार गुप्त की माता कौन हो जाएगी, तो रानी ध्रुव देवी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगला जो, अच्छा, समुद्रगुप्त को भी याद रखेंगे। इस गुप्त वंश से समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे किसमें, गुप्त वंश में। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान आए थे, ये तो बता ही दिया। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। यही 3-4 गो यात्री जो है घुमा फिरा के पूछते हैं कि किसके किसके काल में आए थे। इसके अलावा पृथ्वी पे निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या पाया जाता है। देखिए मैंने परसों के सेट में यही पीडीएफ में यही इमेज के साथ आपको प्रोवाइड कराया था। अगर इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखे होते तो इसमें से जो भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होता है कि पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व, कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा उपधातु पाया जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले बताया भैया पृथ्वी के जो है 3 बेसिक पार्ट होते हैं, जिसे हम 3 अलग अलग नामों से जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के नाम से हम जानते हैं पृथ्वी के 3 पार्ट को। मैंने आपको बताया है कि जो जिसपे हम सबसे ऊपरी परत जो है, जिसे भूप्रपटी कहते हैं, इसे क्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, है ना, और सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं। अब कहाँ पे क्या चीज होता है मैंने ये बता दिया था। सबसे ऊपर में जो है सियाल और सीमा होती है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन तत्वों में सबसे अधिक होती है ऊपर में। इसके अलावा सबसे नीचे में नीफे होती है, निकेल और फेरस होती है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको समग्र पृथ्वी पे ओवरऑल सबसे अधिक धातु पूछा जाए तो फिर फेरस आंसर हो जाता है। लोहा जो है ये सबसे अधिक धातु में हो जाता है। अगर आपने क्रस्ट, मेंटल और करोड को नजरअंदाज कर दिया, अलग अलग मतलब परत के हिसाब से नहीं पढ़ना है, समग्र पृथ्वी को एक ही साथ पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा फेरस हो जाता है, लोहा हो जाता है ना। अगर भू प्रॉपर्टी पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, यानी क्रस्ट पे सबसे ऊपरी लेयर पे तो 47% जो है आपका क्या है, ऑक्सीजन है अकेला। इसके अलावा धातुओं में एल्यूमिनियम जो 8% है, ये सबसे अधिक होती है। इसके अलावा सिलिकॉन 28% होता है। सिलिकॉन क्या है मैंने बता चुका है, उपधातु है, अर्धचालक है, इसकी उपयोगिता बता चुके हैं सोलर सेल में, चिप वगैरह बनाने में। भारत का सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बंगलोर में है, ये बात भी बता रखा है। और सैलेंट वैली जो है केरल के अंदर स्थित है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कुल है भाई, ऑक्सीजन 47% है, एल्यूमिनियम 8% है और सिलिकॉन 28 है। तो अब जब आपको धातु पूछेगा तो आपको एल्यूमिनियम के साथ जाना पड़ेगा, जब खाली तत्व पूछा जाएगा तो आप ऑक्सीजन के साथ जाएंगे। तो ये रहे आपके पृथ्वी के भूपटपटी पे पाए जाने वाले 3 मोटे मोटे चीज। इसके अलावा छोटे छोटे चीज जो है ये आप देख सकते हैं, आयरन जो है यहाँ पे आपका कितना 5% पाई जाती है। चूंकि नीफे जो निकेल और फेरस है ये आपका क्रोड में बहुत पाया जाता है, इसी कारण टोटल मिला के सबसे ज्यादा जो है आपका फेरस ही पृथ्वी पे पाई जाती है। ठीक है, और छोटे छोटे पदार्थ जो है जैसे कैल्शियम, सोडियम, ये जो मैग्नीशियम वगैरह हैं, ये आदर्श वगैरह हैं, तो ये बहुत कम मात्रा में है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि निकेल फेरस बताई दिए। क्रोड में, क्रोड को जो है गुरुमंडल भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जो ये सिलिकॉन होता है ये उपधातु होती है, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु है, ये भी मैं बता रखा हूँ, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, तो ये भी आपसे जो है पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला ये 3 पार्ट थे, भूपर्टी, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष जो है ये किशोर साहब बने हैं, एस किशोर साहब जो है ये वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एसएससी वही एसएससी जो आपको एग्जाम करवा रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना 1975 में होता है। इसके अंदर जॉब करना हर एक
एक आदमी का सपना है ना। बहुत ही अच्छा जो है ये प्लेटफॉर्म है जॉब देने वाला, लेकिन इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ाई भी करनी होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा गणतंत्र मतलब परतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत में भी गवर्नर जनरल हुआ था सी राजा गोपालाचारी और आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो वहां तक अगर नहीं पहुंचे तो 1947 के पहले की बात सोचे तो ये भारत की जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। क्योंकि ये 1857 के विद्रोह में जब ये अपने बहुत चाल चल के जो है काफी अच्छा कुछ प्रदर्शन दिखाया, तो इसका जो है यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी इसे बदलकर वायसराय का पोस्ट बना दिया गया और इस प्रकार प्रथम वायसराय कैनिंग ही बने। कैनिंग के काल में ही सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है संथाल विद्रोह होती है 1855 ईस्वी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह कहाँ होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह आपका झारखंड के समीप होती है, छोटा नागपुर की पठारी को रिलेट करके आपको जो है ऑप्शन दिया रहता है कि छोटा नागपुर के पठार, दक्कन के पठार, तो छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था ये चर्बी वाला कारतूस था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे जो अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 के विद्रोह के समय ही मुगल वंश की समाप्ति मानी जाती है और इसी बादशाह को कैद करके जो है अंग्रेज रंगून ले गए थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया, इनका नाम ही है विक्टोरिया। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में हजरत महल, कानपुर में तात्या टोपे है ना, नाना साहब भी थे यहाँ, दिल्ली में बख्त खां और जो आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय थे जो मुगल बादशाह थे है ना, अगुवाई कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वगैरह है ना, तो ये सब भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अथेलो नामक जो है किताब कौन लिखे हैं? तो विलियम शेक्सपियर लिखे हैं। इनके कई सारे किताब हैं जैसे हेमलेट है, अथेलो है, किंग लेयर है, मैकबेथ है। मैकबेथ काफी पूछा जाता है और हेलमेट भी काफी पूछा जाता है। द जूलियट एंड रिमेट है, इस पे तो नाटक भी बनी है, आप जानते ही हैं है ना। इसके अलावा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना। इसके अलावा द कॉमेडी ऑफ एयर्स है, जूलियस सीजर है, पेरिकल्स है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपके किनके हैं? विलियम शेक्सपियर की जो है किताब है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आप लोग अगर कमेंट कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगला जो भी मैंने बुक से इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा इंक्लूड इसलिए नहीं किया, एक तो आपका जो है सेल की रीजन है मतलब बैटरी रीजन है, दूसरी ये रीजन है कि मैंने जो भी किताब की मतलब लिस्ट दे दिया है पीडीएफ वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा मॉडर्न किताब से नहीं आएगा। और जो फ्रीडम फाइटर की किताब है मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। आज ये पहली बार प्रचलन में आ रहा है कि विदेशी राइटरों से आज दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगामी शिफ्ट में जो है आपको इंपोर्टेंट विदेशी राइटर के किताब से अवगत करा दूं। इसके अलावा निम्नलिखित में से 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई बहुत ही सिंपल है, 1526, 1556 और 1761। तो तीनों को युद्ध हुआ था पानीपत का, तीनों को याद रखने में आपकी क्या जो है हर्ज है ना। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें बाबर विजय हो गए थे। पानीपत की सेकंड लड़ाई अकबर और हेमू के बीच अकबर विजय हो गए थे 1556 में। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली विजय हो गए थे 1761 में। तराइन का प्रथम लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है। तराइन की द्वितीय लड़ाई उसी के एक साल बाद 1192 में होती है, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाती है, कैरेक्टर सेम रहते हैं। इसके अलावा तराइन की एक थर्ड लड़ाई होती है जो आपका इल्तुतमिश से जुड़े हुए हैं, लेकिन इल्तुतमिश और कुबाचा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 1215 ईस्वी में होता है। इसके अलावा पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है ना। पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध 1764 में। पलासी के युद्ध के समय जो है ये आपका है करावट क्लाइव अंग्रेज और बक्सर में हेक्टर मुनरो है ना। इसके अलावा हेक्टर मुनरो है ना, यही ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध है ना, चंदेरी का युद्ध बाबर लड़ा था है ना। तो पानी पियो चाय पियो, तो चाय मतलब 28 हो जाएगा जी, 26 के बाद 27 तो हो गया खानवा, 28 हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये मैंने मतलब मिला रखा है पानीपत का लड़ाई से बाबर के जो भी लड़ाई है चार, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, 1526, 1527, 1528, 1529 है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अबुंडेंट का जो है एंटो पूछा गया था। अबुंडेंट मतलब होता है सरप्लस, बहुत ज्यादा, मतलब काफी पर्याप्त है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा, लैक हो जाएगा है ना। कमी जो भी है, डेर्थ भी होता है, DERTH, डेर्थ, इस मतलब भी कमी होता है जी है ना। तो इसका जो भी है एंटो पूछा गया था, तो जो भी कमी को दर्शाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन छूट गए मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।